नमस्कार, वक्त हो चला है खबर को समझने का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार के कई जिलों में जेडीयू के संगठन चुनाव के दौरान लगातार बवाल हो रहा है। कहीं चुनाव प्रक्रिया में बीजेपी नेताओं के शामिल होने का आरोप लगाया गया, तो कहीं वोटर लिस्ट में हेरफेर की बात कही गई है। नारेबाजी की तस्वीरें गोपालगंज की हैं। जेडीयू के संगठन चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हालात को बिगड़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। हंगामे के कारण चुनाव तक स्थगित कर दिया गया। वहीं जिले के जेडीयू नेताओं का आरोप है कि हंगामा करने वाले जेडीयू के नहीं बल्कि बीजेपी के लोग थे। ये अब संगठन को तोड़ने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र रचकर यहाँ आए थे, जिनका मंसूबा विफल हो गया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब जेडीयू के संगठन चुनाव के दौरान हंगामा हुआ। इसके पहले कई जिलों से हंगामे की खबरें आती रही हैं। गया में भी जेडीयू महानगर अध्यक्ष के चुनाव में भारी हंगामा हुआ। यहाँ वोटर लिस्ट में हेरफेर का आरोप लगाकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। मौके पर मौजूद चुनाव पर्यवेक्षक ने दोनों गुटों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक हंगामा होता रहा। हंगामे के बीच ही राजू बरनवाल को गया महानगर अध्यक्ष चुन लिया गया। हमारे साथ जो हमारे वोटर थे उनको भगा दिया गया। बोला गया कि एसएसपी को फोन कर रहे हैं, सबको जेल भेज दिया जाएगा। धमकी दिया गया, ढकेला ढकेली उनके राजू बरनवाल जी के गार्ड के द्वारा किया गया। गोपालगंज जिले के नेताओं ने हंगामे का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश की, लेकिन सवाल है कि बाकी जिलों में हंगामे क्यों हुए। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और गया से एलन लीली की रिपोर्ट। और अब आप जेडीयू में हंगामा के मायने को समझिए। दरअसल बिहार के कई जिलों में जेडीयू के संगठन चुनाव के दौरान बवाल हो रहा है। चुनाव प्रक्रिया में बीजेपी नेताओं के शामिल होने, वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने का आरोप लगाया जा रहा है। गोपालगंज में हंगामे के चलते पार्टी संगठन का चुनाव स्थगित कर दिया गया और सिवान में भी हंगामे की भेंट चढ़ा जेडीयू संगठन का चुनाव। आरोप लगाया जा रहा है कि हंगामा करने वाले जेडीयू के नहीं बल्कि बीजेपी के लोग थे। अब यहां पर समझने की बात यह भी है कि हाल ही में प्रखंड स्तर पर हुए जेडीयू के सांगठनिक चुनाव में भी हंगामा हुआ था। मुंगेर में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की थी। मधेपुरा में जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच लात और घूंसे चले थे। मुंगेर और मधेपुरा के कई प्रखंडों में पार्टी संगठन चुनाव स्थगित करना पड़ा था। अब जेडीयू के भीतर गुटबाजी ने पार्टी की परेशानी को बढ़ा दिया है और इसीलिए हंगामा लगातार जारी है। बढ़ते आगे, 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर पटना में बीजेपी की ओर से बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ईबीसी, दलितों, आदिवासियों के साथ ही पसमानदा मुसलमानों को आमंत्रित किया गया है। अब वैसे आयोजन बीजेपी नेता संजय पासवान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन पसमानदा मुसलमानों को लेकर आयोजन के बहाने सियासत जमकर हो रही है। बिहार में सियासी उलटफेर का शिकार बनी बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस झटके से निपटने की रणनीति पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी बीजेपी मुस्लिमों में पिछड़ी जाति के पसमानदा समाज के मुस्लिमों को साधने की तैयारी में जुट गई। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर पटना में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें ईबीसी, दलितों और आदिवासियों के साथ साथ पसमानदा मुसलमानों की लंबित मांगों के लिए एक समूह में काम करने की शुरुआत होगी। बीजेपी की इस पहल पर सियासत तेज हो चली है। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना चाहती है और जब देश के प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो जो पसमानदा समाज और आजादी के बाद से आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पसमानदा समाज की ओर ध्यान नहीं दिया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पसमानदा समाज से राज्यसभा में भेजने का काम किया, जो अपने आप में एक मील का पत्थर है। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? श्री नीतीश कुमार जी के ऊपर उंगली उठाना और अल्पसंख्यकों के विकास को लेकर के उंगली उठाना, मुझे लगता है कि सूरज को चिराग दिखाने की तरह है।
बीजेपी पहले ही यूपी के रामपुर, लखनऊ और बरेली में पसमानदा मुसलमानों के लिए सभाएं कर चुकी है। अब बिहार में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर विरोधी बीजेपी पर जोरदार हमले कर रहे हैं। पसमानदा समाज से आने वाले पूर्व सांसद अली अनवर ने भी आयोजन के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए हैं। वो लोग आज अल्पसंख्यकों की पसमानदगी दूर करने का दावा कर रहे हैं, जो हमेशा अल्पसंख्यक विरोध की राजनीति करते रहे हैं और जिनका आधार ही मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैलाओ और राज करो की नीति रही है। बीजेपी या और कोई पार्टी इसको कर रही है, इसके नाम का बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करना चाहती है। देखिए, कोई आविष्कार और अनुसंधान होता है तो उसका डिस्ट्रक्टिव भी अप्रोच होता है, उसको लेकर इस्तेमाल करने का तरीका लोग निकाल लेते हैं। बीजेपी नेता और एमएलसी संजय पासवान की ओर से आयोजित इस आयोजन के बहाने बीजेपी सबके साथ का संदेश देना चाहती है, तो वहीं विरोधी पार्टियां मुसलमानों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। वैसे 26 नवंबर को होने जा रहा ये आयोजन सियासी मुद्दे को गर्मा जरूर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए कि आखिर पसमानदा मुसलमानों पर जोर क्यों दिया जा रहा है। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी की नजर महागठबंधन के कोर वोट बैंक पर है। मुस्लिम बहुल इलाकों में पकड़ बनाने के लिए पसमानदा समुदाय पर जोर बीजेपी दे रही है। विपक्ष के मजबूत वोट बैंक के बीच अपनी जगह बनाने की कवायद हो रही है। ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि बीजेपी मुसलमान विरोधी नहीं है, मुसलमानों में पसमानदा की स्थिति को भी समझना पड़ेगा। दरअसल पसमानदा मूल तौर पर फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है पिछड़े, दबे कुचले लोग। मुस्लिम जनसंख्या का करीब 80% मुसलमान पसमानदा समुदाय से आता है। देश भर में पसमानदा मुस्लिमों के तमाम छोटे संगठनों की अगुवाई करते हैं। मुस्लिमों के तमाम छोटे संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ज्यादा मिलते हैं। बीजेपी इसी वजह से पसमानदा समाज की बात कर वोट बैंक को और भी ज्यादा यहां पर मजबूत करना चाहती है और इसी वजह से ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सियासत अब लगातार होती जा रही है। बढ़ते हैं आगे। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आंदोलन का ऐलान किया। बीजेपी की ओर से कल यानी 21 नवंबर से रांची से इसकी शुरुआत होगी। वहीं 25 नवंबर को दुमका में इस आंदोलन का समापन होगा। झारखंड की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी शह और मात का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी ईडी दफ्तर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद सीएम के बयान पर एक बार फिर बीजेपी ने आंखें तरेरी है। सोमवार से हेमंत सरकार को घेरने के लिए बीजेपी बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है। रांची से शुरू हो रहा ये आंदोलन 25 नवंबर को उप राजधानी दुमका में समाप्त होगी। इस दौरान बीजेपी हेमंत सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाकर भुनाने की कोशिश करेगी। 263 प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए और 2,73,000 लोग उसमें शामिल हुए। इसी आंदोलन को हम आगे बढ़ाना की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। अब हमारे जिले में भी कार्यक्रम कल से शुरू होगा और वो कार्यक्रम 25 तक चलने वाला है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है। वित्तीय अराजकता छाई है, विधि व्यवस्था खराब हो चुकी है और पिछले 32 महीनों से राज्य में हर तरफ सरकारी योजनाओं में लूट मची है, जिसके जवाब में हेमंत सोरेन ने 3 दिन पहले ही ईडी के सवालों का जवाब देने के बाद जोरदार जवाब दिया था। चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे ये झारखंड हो, इन्हीं जगहों पर क्यों कार्रवाई हो रही है? क्या पूरा देश भाजपा का शासित राज का लोग दूध का धुला हुआ है क्या? कुल मिलाकर झारखंड में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में शक्ति प्रदर्शन की राजनीति चल रही है। अभी 4 दिन पहले भी जब हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में हाजिर होना था तो जेएमएम और साथ ही कांग्रेस ने रांची से लेकर पूरे प्रदेश में जोरदार एकजुटता दिखाई थी
और अब सत्ताधारी दलों को जवाब देने के लिए बीजेपी सोमवार से सरकार को घेरने के बहाने आंदोलन छेड़ने जा रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है। कल यानी 21 नवंबर से 25 नवंबर तक पार्टी हेमंत के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। ईडी से पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को लेकर बीजेपी काफी ज्यादा आक्रोशित है। हेमंत सोरेन लगातार कह रहे हैं कि उन्हें फंसाने के लिए बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों के बहाने हथकंडे अपना रही है। बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप भी हेमंत सोरेन लगातार लगा रहे हैं। यहां पर समझने वाली बात यह भी है कि हेमंत सोरेन माइनिंग लीज और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच के दायरे में है। सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। हेमंत बदला लेने के लिए केंद्रीय एजेंसियों के बहाने उसे फंसाने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार की नीतियों के विरोध चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी अब बीजेपी कर रही है। हेमंत के लगाए आरोपों का जवाब जनता के बीच बीजेपी अब देने की कोशिश करेगी। ये आंदोलन इसीलिए किया जा रहा है ताकि जन जन तक बीजेपी अपनी बातों को रख सके। बढ़ते हैं आगे और अब बात श्रद्धा मर्डर केस की तरह जुड़े एक सनसनीखेज खबर की, जो नालंदा से सामने आई है। सिलाव इलाके से लापता विकास का शव 6 टुकड़ों में मिला है। पुलिस ने विकास की शादीशुदा प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। श्रद्धा मर्डर केस की तरह नालंदा से भी एक युवक का शव 6 टुकड़ों में मिला है। मृतक की पहचान विकास चौधरी के रूप में हुई है, जो अपने गांव से लापता था। पुलिस ने विकास की शादीशुदा प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस की मानी तो विकास की प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी और शव को टुकड़ों में काटकर जगह जगह फेंक दिया। फाइनली अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि उसी युवती के द्वारा उस जो विकास कुमार चौधरी नानंद के हैं, उनको वो बुलाए अपने घर में और वहाँ उसकी निर्मम हत्या की और बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग जगह फेंक दिया। उनके अभियुक्तों के निशानदेही पे जो उसका बॉडी है उसको हम लोगों ने दीपनगर थाना क्षेत्र के कोसुत नदी से बरामद किया है। दरअसल नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र के नानद गांव का रहने वाला विकास कुमार चौधरी 16 नवंबर 2022 से लापता था। परिजनों ने एक दिन बाद सिलाव थाना पहुंचकर विकास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि 17 नवंबर 2022 को बोरे में बंद टुकड़ों में एक युवक का शव मिला। हमारे पंचायत का विकास चौधरी नाम का एक लड़का था जिसका हत्या कर दी गई है और हत्या बेरहमी ढंग से किया गया है। उसका हाथ पैर काटकर ये नारी का छिलका पर जो है वहाँ पे मिला है और शरीर का जो हिस्सा है सिपाह मोड़ के सिपाह पुल के नीचे मिला और सर जो है जो फतुहा के पुनपुन नदी में मिला है। 2 दिन से लापता था। उसका खोजबीन परिवार वालों मतलब 16 तारीख से लापता था। उसका परिवार वालों खोजबीन कर रहे थे, लेकिन अंततः हमें मतलब पता नहीं चल पा रहा के बाद इसका। पुलिस की माने तो गिरफ्तार महिला ज्योति से मृतक विकास का कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ज्योति अपने पति के पीठ पीछे अक्सर विकास से मिलती थी। ये सिलसिला पिछले कई सालों से चला आ रहा था, लेकिन ज्योति के पति को जब इस राज का पता चला तो फिर ज्योति ने अपने पति से मिलकर विकास को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान तैयार किया। 16 नवंबर को साजिश के तहत विकास को मिलने के लिए ज्योति ने अपने घर नूरसराय के बाराखुर्द गांव बुलाया, लेकिन विकास जो गया तो फिर लौट कर नहीं आया। फिलहाल माशूका से कातिल बनी ज्योति और उसके पति को पुलिस ने दबोच लिया है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल श्रद्धा मर्डर केस की तरह ही नालंदा से भी युवक के शव के टुकड़े किए गए। आरोपी ज्योति अपने पति के साथ मिलकर विकास को मौत के घाट उतार चुकी थी और विकास से ज्योति का संबंध 10 सालों तक चलता रहा। ज्योति के पति को शक होने के बाद ज्योति का इरादा बदल गया। पति के साथ मिलकर उसने हत्या की साजिश रची और फिर वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन दोनों ही
अब गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हीं की निशानदेही पर शव को भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस अब आगे की जांच में जुटी हुई है। बढ़ते आगे, पटना में चोर एक एटीएम उखाड़ कर ले गए। मामला पौष इलाके कंकड़बाग का है, जहां चोर इंडिकैश का एटीएम उखाड़ कर ले गए हैं। बताया जा रहा है कि एटीएम में करीब 3 लाख रुपए थे। चोरों ने पहले एटीएम से चोरी की कोशिश की और जब इसमें नाकाम रहे तो एटीएम ही उखाड़ कर अपने साथ ले गए। इस खाली जगह को देखिए। एक दिन पहले तक यहाँ एटीएम मशीन लगी थी। लोग आते जाते इंडिकैश बैंक के इस एटीएम से पैसे निकालते थे, लेकिन बीती रात चोर एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। तस्वीरें किसी दूर दराज इलाके की नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना के पौष इलाके कंकड़बाग की है। सोचिए जरा, बिहार में चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। जब चोर एटीएम से पैसा निकालने में नाकाम रहे तो उन्होंने एटीएम को ही उखाड़ लिया। बताया जा रहा है कि एटीएम में 3 लाख रुपए थे। चोर यहाँ आए थे पैसे चुराने, लेकिन एटीएम से जब पैसे नहीं निकाले तो एटीएम मशीन ही उखाड़ कर लेकर चले गए और उसका एक पार्ट चोरों ने जरूर छोड़ा है पुलिस के अनुसंधान के लिए। पुलिस अब अनुसंधान करेगी इस पार्ट के सहारे। एटीएम मशीन जहाँ लगा हुआ था, देखिए वही वो जगह है जहाँ से जो चोर है वो एटीएम उखाड़ कर ले गए हैं। महापर्व छठ के बाद राजधानी पटना में चोरों ने करीब 3 से 4 करोड़ की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। तब पटना पुलिस ने दावा किया था कि चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक खास रणनीति बना ली गई है और इस पर अंकुश लगेगी। लेकिन एटीएम उखाड़कर चोरों ने बता दिया कि पटना पुलिस के दावों में कितना दम है। जरा सोचिए, जिस राज्य की राजधानी में चोर पूरा एटीएम उखाड़ कर लेकर चले जाएं, उस राज्य के बाकी हिस्सों में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। दरअसल पटना में अपराधियों के निशाने पर एटीएम लगातार रहते हैं और राजधानी के बीच अपराधी पूरी प्लानिंग के साथ एटीएम को उखाड़ लेते हैं। सुनियोजित तरीके से अपराधी वारदात को अंजाम देते हैं और पुलिस की रेगुलर गश्ती नहीं होने का फायदा अपराधियों को मिल जाता है। बैंकों से पैसों की लूट के बाद एटीएम को आसानी से निशाना बनाया जाता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि ज्यादातर एटीएम की सुरक्षा भगवान भरोसे होती है। निजी गार्ड की तैनाती हर एटीएम पर नहीं की जाती है। हाल ही के दिनों में एटीएम उखाड़ने की कई घटनाएं घट चुकी हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से बार बार सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है। अपराधी पुलिस की सुस्ती का फायदा उठा ले जाते हैं और यही वजह है कि एटीएम चोरों के निशाने पर होता है और जब एटीएम से पैसा नहीं निकलता तो एटीएम लेकर ही भाग जाते हैं। बढ़ते आगे, पटना के एक बड़े ज्वेलरी हाउस पर इनकम टैक्स में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्र बताते हैं कि ज्वेलरी हाउस के 3 ठिकानों पर हुई छापेमारी में 25 किलो से ज्यादा सोना और 50 किलो से ज्यादा चांदी मिली है। आयकर की छापेमारी में 50 करोड़ से अधिक टैक्स की चोरी का खुलासा हुआ है। बिहार में आयकर चोरी को लेकर इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना के प्रतिष्ठित हीरा पन्ना ज्वेलर्स के ठिकानों पर हो रही छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बताते हैं कि ज्वेलरी हाउस के 3 ठिकानों पर हुई छापेमारी में 25 किलो से ज्यादा सोना और 50 किलो से अधिक चांदी मिले हैं। सोना और चांदी को गुप्त स्थान पर छिपा कर रखा गया था। ये बरामदगी बोरिंग रोड और डाकबंगला स्थित इन दोनों दुकानों के अंदर के हिस्से में जो गुप्त ठिकाने बनाए गए थे वहां से हुई है। सोना चांदी को छिपाकर बगैर कागजात के रखा गया था। जांच के बाद और भी इसकी मात्रा बढ़ सकती है। 1 तोला यानी 10 ग्राम। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 52,750 रुपए है। हीरा पन्ना ज्वेलर्स के यहां से 25 किलो सोना और 50 किलो चांदी मिलने की बात सामने आ रही है। 10 ग्राम सोने के लिए 52,750 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उस हिसाब से 25 किलो सोने की कीमत 13 करोड़ 18,75,000 होगी। वहीं दूसरी तरफ आज की तारीख में चांदी 57,800 रुपए किलो है। उस हिसाब से 50 किलो चांदी की कीमत 28,90,000 हुई। यानी हीरा पन्ना ज्वेलर्स के तहखानों से मिले सोने चांदी की कीमत करीब 14 करोड़ रुपए के आसपास है।
इतनी रकम या ये कहें कि 14 करोड़ रुपए का सोना शायद 2-4 गांव से भी नहीं निकल पाएगा, जितना अकेले हीरा पन्ना ज्वेलर्स के यहाँ छापेमारी में मिलने की बात सामने आ रही है। आयकर विभाग की छापेमारी में 50 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का भी खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान ज्वेलरी हाउस के कई कागजात जब्त किए गए हैं। सभी कागजात की जांच के बाद और खुलासे होने की संभावना है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।